क्या होता है जब कोई बिना चेहरा दिखाए गुमनाम रहकर एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है। आज हम एक ऐसे ही क्रिएटर के 365 दिन के सफर को देखने वाले हैं। बाहर से देखने पर तो इसके आंकड़े बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन असली कहानी वो संघर्ष, सीख और कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से भरी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 1 साल के अंदर इस चैनल के साथ 2.25 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। ये नंबर वाकई कमाल का है। और व्यूज की बात करें तो 1,40,40,00,000 से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि कंटेंट में कुछ तो बात थी जो लोगों को खींच रही थी। और अब बात करते हैं कमाई की। सिर्फ विज्ञापनों से $66,000, मतलब इंडियन करेंसी में लगभग 56 लाख रुपए। ये सिर्फ कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा बिजनेस बन चुका था। लेकिन इतनी सारी कामयाबी के बाद भी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन शानदार नंबर्स के पीछे एक चेतावनी छिपी थी। जैसे जैसे चैनल की ग्रोथ हुई, मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती चली गईं, और यही इस पूरे सफर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहली और बड़ी सच्चाई से शुरू करते हैं। हमें हमेशा कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन एक सही नीश चुनना, मतलब सही टॉपिक चुनना, इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। तो एक कामयाब नीश को कैसे ढूंढा जाए? देखिए, इस क्रिएटर ने एक बहुत ही सिंपल सा 3 सर्कल वाला फ्रेमवर्क अपनाया। पहला सर्कल है आपकी पर्सनल दिलचस्पी, दूसरा क्या बाजार में उस चीज की जरूरत है, और तीसरा क्या उससे पैसा कमाया जा सकता है। जहां ये तीनों चीजें आकर मिलती है ना, वही होती है परफेक्ट नीश। पर यहीं पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक ऐसा टॉपिक चुना जिसका सीपीएम, यानी विज्ञापनों से होने वाली कमाई, दूसरे देशों में तो आसमान छू रही थी, पर उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि हिंदी ऑडियंस के लिए वही रेट बहुत कम होगा। नतीजा, लगभग $55,000 का सीधा सीधा नुकसान। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जो रातों रात कामयाबी की कहानियां सुनाई जाती हैं ना, उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस चैनल की शुरुआत बहुत ही धीमी, मुश्किल और असल में संघर्ष से भरी थी। और यहीं पर वो पहली गलती हुई जो ज्यादातर नए क्रिएटर्स करते हैं। वीडियो बनाने की जगह इस क्रिएटर ने पूरे 7 दिन सिर्फ ये सीखने में लगा दिए कि टॉप क्रिएटर्स जैसी परफेक्ट एडिटिंग कैसे की जाए। ये परफेक्शन का एक ऐसा जाल है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो इसका नतीजा, बहुत ही धीमी शुरुआत। सोचिए जरा, पहला वीडियो डाला और 45 दिन तक उस पर 100 व्यूज भी नहीं आए। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद हाथ में थे सिर्फ 173 सब्सक्राइबर्स। ये किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 3 महीने के सब्र और मेहनत के बाद एक वीडियो चल निकला, और सिर्फ एक वीडियो ने सब्सक्राइबर्स को 173 से सीधा 15,000 पर पहुंचा दिया। यही है यूट्यूब का असली खेल। ये ग्रोथ तो कमाल की थी, पर इसके साथ कुछ ऐसी परेशानियां भी आईं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जल्द ही कड़वी सच्चाई सामने आई। लोग सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, उन्हें चाहिए इंफोटेनमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मिक्स। फेसलेस चैनलों के लिए इसका सीधा मतलब था जबरदस्त एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का प्रेशर। असर ये हुआ कि क्रिएटर की रातों की नींद उड़ गई और वो हर महीने बीमार पड़ने लगे। और फिर सामने आई एक और चौंकाने वाली हकीकत। जो नेगेटिव टाइटल वाले वीडियो थे, वो कई गुना तेजी से वायरल हो रहे थे। एक ही टॉपिक पर जो पॉजिटिव वीडियो था, उसे 1 लाख व्यूज तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगा। वहीं नेगेटिव टाइटल वाले वीडियो ने ये काम सिर्फ 1 दिन में कर दिया। अब ये एक नैतिक सवाल था, क्या व्यूज के लिए नेगेटिविटी फैलाना सही है? इस सफर में ये भी पता चला कि सोशल मीडिया पर ग्रोथ का एक साइड इफेक्ट भी होता है, और वो है नफरत। चैनल जितना बड़ा होता है, बिना किसी वजह के नफरत करने वाले लोग भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कहानी कितनी सच्ची है। तो सवाल ये है कि इन सब मुश्किलों से कैसे निपटा गया? इसका जवाब एक खास प्लेबुक में है, जो एडिटिंग या एसईओ जैसी स्किल्स पर नहीं, बल्कि दर्शकों की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को समझने पर जोर देती है। ये वो पहलू है जिसके बारे में ज्यादातर ट्यूटोरियल्स में बात ही नहीं होती। ये है कामयाबी के वो 5 मनोवैज्ञानिक पिलर्स। एक मजबूत ब्रांड बनाना, अपनी यूएसपी यानी खासियत को पहचानना, दर्शकों का भरोसा जीतना, लगातार काम करते रहना और एक कम्युनिटी बनाना।
असली खेल वीडियो एडिटिंग का नहीं, बल्कि इन चीजों का है। तो फिर बिना चेहरा दिखाए भरोसा कैसे जीता जाए? इसका तरीका बहुत सिंपल लेकिन असरदार था। हर वीडियो में दर्शकों से सवाल पूछे गए, उनके कमेंट्स को पढ़ा गया और फिर उन्हीं कमेंट्स और रिक्वेस्ट के आधार पर नए वीडियो बनाए गए। इससे दर्शकों और क्रिएटर के बीच एक भरोसे का रिश्ता बन गया। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। इतनी मेहनत के बाद आखिर कमाई कितनी हुई? चैनल के फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। तो कमाई के मेन 2 तरीके थे। एड रेवेन्यू से अच्छी खासी कमाई हुई, जो टोटल कमाई का लगभग 89% थी। लेकिन इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप्स ने भी एक जरूरी रोल निभाया, जिन्हें क्रिएटर ने बहुत सोच समझ कर चुना। लेकिन स्पॉन्सरशिप के साथ एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। क्रिएटर ने देखा कि लोगों का ना एक दोहरा रवैया होता है। जब कोई बड़ा फेमस चैनल किसी भी चीज का प्रचार करता है तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब कोई छोटा या फेसलेस चैनल किसी काम के प्रोडक्ट का भी प्रचार करे तो उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं और उसकी बहुत आलोचना होती है। बात सिर्फ ऑडियंस की नहीं है, ऐसा लगता है कि YouTube का एल्गोरिदम भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस को थोड़ा कम पसंद करता है, जिससे उन पर व्यूज कम आते हैं और इसका असर अगले वीडियो पर भी पड़ सकता है। तो इससे बचने का तरीका, हर स्पॉन्सर्ड वीडियो के ठीक बाद एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाया जाता था जो ट्रेंडिंग हो, ताकि चैनल की रीच वापस पटरी पर आ जाए। तो इस पूरे 365 दिन के सफर का, इन सारे उतार चढ़ावों का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? बस एक शब्द, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। चाहे आपका चैनल अच्छा चल रहा हो या बुरा, बस लगातार काम करते रहना। YouTube पर आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही मजेदार सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर आज कोई एक चैनल शुरू करे तो ठीक 365 दिन बाद उसकी कहानी क्या होगी? ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो कंटेंट की दुनिया में अपना सफर शुरू करने का सपना देखता है।